जीते किसान सरकार का यू टर्न। किसानों के विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर यानी आज से हरियाणा और पंजाब में धान खरीद शुरू करने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी। फैसले के बाद किसान ने भी अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया और आज कई स्थानों पर धान खरीद शुरू भी हो चुकी है। इससे पहले कल सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि केंद्र सरकार ने धान की खरीद 11 अक्टूबर को शुरू करने का घोषणा की थी। हरियाणा की मंडियों में धान आ चुका है और किसान जल्द खरीदी की मांग कर रहे हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि जल्द धान की खरीद जो है वो शुरू की जाए। केंद्र ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। अब रविवार को हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी धान की खरीद शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की तकलीफ स्वाभाविक थी, इसलिए रविवार से खरीद का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री भी शामिल थे। सरकार के फैसले के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर धान की खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की थी। इसे लेकर के कांग्रेस का कहना है कि चन्नी के दौरे का ही असर है कि मोदी सरकार ने अपने फैसले पर विचार किया और सरकार को अपने फैसले पर वापस आना पड़ा। उन्होंने इसे कांग्रेस की जीत बताया है। इससे पहले शनिवार को किसानों ने फसल खरीदी में देरी के विरोध में विधायक सांसदों के आवासों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचकुला में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसान धान में से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता के घर पर घेराव करने पहुंचे थे। उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और कुछ किसानों को हिरासत में लेकर के थाने भी ले जाया गया। करनाल में गुस्साए किसानों ने शनिवार दोपहर 12:30 बजे सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा बलों और किसानों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान सीएम के आवास के सामने सड़क पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए थे। किसानों ने दोनों राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों के आवास का भी घेराव किया। इधर पंजाब में भी कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों के घर का घेराव किया गया था, जिसके बाद बढ़ते आक्रोश और प्रदर्शन को देखते हुए आखिरकार सरकार को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा और धान खरीद शुरू करने के आदेश दे दिए गए। वहीं इसके अलावा राजनीतिक पंडित किसान की जीत को पहली जीत के तौर पर ही देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये जीत किसानों के कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मददगार साबित हो सकती है। मेरे साथ किसान नेता शिवराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह जी, क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार ने आपके फैसले पर यू टर्न लिया है। अपना फैसला जो लिया था कि हम 11 तारीख से जो है धान की खरीद की फसल करेंगे, लेकिन कल जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई उसके बाद वापस फैसला लिया गया है। आज से खरीद शुरू हो चुकी है। जी धन्यवाद आपके लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब हमारा एक ऐसा प्रांत है जो गेहूं हो, आलू हो या धान हो, जो सबसे पहले मार्केट में पहुंचाता है और खेती में हरियाणा और पंजाब सबसे उन्नत है। अब ये कोई धान की खरीद करते हैं, अगर थोड़ी बहुत नमी होती है तो नमी का काटते भी हैं किसान का, पूरा रेट नहीं देते। और आंदोलन का जो मतलब होता है वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना होता है, पालन सरकार को ही करना होता है। कल हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने किसानों की जो बात सुनी है उसके लिए दोनों सरकारों के लिए धन्यवाद कि उन्होंने किसानों की पीड़ा समझी और आज से धान खरीद शुरू कर दी। जी क्या मालूम है, सत्याग्रह का ही परिणाम मिला है शिवराज जी? क्योंकि कल गांधी की जयंती थी, उस दरमियान जो तस्वीरें सामने आई, सत्याग्रह किया गया, आवासों के बाहर बैठ के धरना दिया गया, उस सत्याग्रह का परिणाम आया ये? नहीं, जो विधायक और सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं वो बनाए हुए भी तो हमारे ही हैं, अपने आप ऊपर आसमान से तो बन नहीं गए। अब जो सरकार में हैं, जो सत्ता में हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के ही जाकर के तो बात कहनी होगी और कहां से अपनी आवाज उठाएंगे। किसानों ने अपनी आवाज उठाई, सरकार ने सुनी। शिवराज जी, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये मान रहे हैं कि ये आपकी पहली जीत है और ये आपकी पहली जीत जो है आपकी एक दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई जो प्राथमिकता पर चल रही है बॉर्डरों पर इस समय, उस पे भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। देखो,
आंदोलनकारी का काम है आंदोलन करना। जी। सरकार का काम है आंदोलनकारी की आवाज सुनना। अपनी जनता की आवाज सुनने में ना तो सरकार की हार होती है और ना किसी की कोई जीत होती है। पहले भी जब तानाशाही सरकार हुआ करती थी, जो अपने तलवार के बल पर राजा बनते थे, लोकतंत्र नहीं था, तब भी दरबार लगता था और जो दुखिया वो होता था वो घंटा बजाता था जाकर के। और जब घंटा में डंका मारा जाता था तो राजा ये कहता था, भाई देखना किसने आकर के फरियाद की है। फरियाद पहले भी सुनी जाती थी, दरबार लगते थे। अब तो राजा उस तरीका से दरबार लगाते ही नहीं है जैसे पहले दरबार लगते थे, और पीड़ित की है, किसी दुखिया की है, जनता की आवाज सुनी जाती थी। राजा के गुप्तचर हुआ करते थे, घूमा करते थे, भाई जनता की क्या पोजीशन है, जनता क्या चाहती है। तो जनता की आवाज को सुनने में कभी भी सरकार की हार नहीं होती। ये तो सरकार का बड़ा हृदय होने की बात होती है। अब 10 महीने से जो धरना चल रहा है, जो हमारे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, ये सरकार की हट धर्मता है। क्योंकि पहले से कहा है बाल हट और राज हट, तो मोदी जी राज हट पे आ गए हैं। क्योंकि प्रभुता पाए ताय मद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। और मद कहते एक प्रकार के नशा को। तो मोदी जी को या केंद्र सरकार को इतना बड़ा नशा हो गया है, क्योंकि विपक्ष नहीं है और मोदी जी को पूरे देश ने भर भर के झोली वोट दे दिया है। और मोदी जी ने अपनी जो संज्ञा है वो नमो मोदी, हर हर मोदी, मतलब भगवान शिव की उपाधि उन्होंने अपने आप को दे दी है। और जब जब भी राजा ने अपने आप को भगवान माना है तो वो विनाश की तरफ गया है। कंस ने भी कहा था सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। हिरण्याकुश ने भी यही कहा था कि भगवान मैं ही हूं। प्रहलाद भगत को कई सारी प्रताड़ना दी थी। रावण भी यह मान गया था मैं त्रिलोकी का राजा हूं। और आपने कंस का, हिरण्याकुश का, रावण का रिजल्ट देखा होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का अहंकार का बैर है। जिसको भी अहंकार हुआ है, भगवान श्री राम ने उसका अहंकार तोड़ा है। जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार का अहंकार टूटेगा, इस मुद्दे पर भी सरकार झुकेगी और यू टर्न लेगी 3 कृषि कानूनों पर? मैंने बताया भगवान श्री राम का और अहंकार का बैर है। रावण को इतना बड़ा अहंकार हो गया था कि तू त्रिलोकी विजयी है, तेरे सामने कोई है ही नहीं। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें भालू बंदर की सेना थी, वो भी एक संगठन ही था जी। और जिस प्रकार रावण को उनके भाई सुग्रीव छोड़ करके आ गए थे, तो रावण के जो भाई थे, क्या नाम था उनका, विभीषण छोड़ के आ गए थे। इसी प्रकार मोदी जी को भी, मोदी जी के जो समर्थक हैं वो उनको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, इस्तीफा दे दे करके जा रहे हैं। क्योंकि रावण को विभीषण ने भी समझाया था, मंदोदरी ने भी समझाया था, कुंभकर्ण ने भी समझाया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई थी। और पूरा कुटुंब का नाश हो गया और अपना भी नाश हो गया। तो भगवान श्री राम ने वो अहंकार को तोड़ा। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ शिवराज जी सामने आता है, क्योंकि देखिए कुछ समस्याएं तो मैं मानती हूँ, कुछ बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप किसान नेता हैं तो मैं समझती हूँ कि आपसे मैं आराम से हर पहलू पर चर्चा कर सकती हूँ। कुछ व्यवस्थाओं की तस्वीर मैंने देखी। देखिए मैं आपकी समस्याओं को बिल्कुल अवगत थी और इसीलिए मैंने सरकार के हर नुमाइंदे से इस बात को रखा भी जितनी बार डिबेट हुई हमारे यहाँ, कि किसानों की मांग वाजिब है, क्योंकि आपकी मंडियों की व्यवस्था नहीं है। कल हमने कुछ तस्वीरें मंडियों की भी निकाली थी, अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, तो मंडियों की तस्वीर देख करके हमें आकलन हो गया था कि आपकी नाराजगी क्यों है। क्या अगर सरकार ने मंडियों में आपकी अनाज की सुरक्षा की व्यवस्था की होती तो आप इस तारीख को स्वीकार कर लेते? क्योंकि कल मैंने अमृतसर की मंडी की तस्वीर देखी थी जहां बाल्टी से पानी निकाला गया, पूरा धान की फसल गीली हो चुकी थी। अंबाला की भी तस्वीरें मेरे सामने आई थी जहां पर जो है मवेशी जो है धान की फसल को खा रहे थे, क्योंकि गीला हो चुका था। किसान ने वापस उठाया नहीं, मंडी वालों ने उसको लेना नहीं था क्योंकि गीली हो चुकी थी। तो अगर व्यवस्था बेहतर होती मंडियों के अंदर आपकी फसल को संभालने की, रखने की, संरक्षित रखने की, तो क्या आप इस 11 तारीख को स्वीकार करते? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जब से देश आजाद हुआ है और आज तक देश के अन्नदाता ने देश को जी तोड़ करके, कमर तोड़ करके, कमा कमा करके दिया है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी देश की, क्योंकि हमारा कृषि है, इस देश की रीढ़ और रज्जु कृषि है।
लेकिन किसी की ही तरफ नहीं देखा गया। ना तो स्टोरेज की कोई व्यवस्था है हमारे देश में किसी भी फसल की, वाजिब। ना फलों की, ना सब्जियों की, ना अन्न की, कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज हो जहां स्टॉक किया जा सके। वाजिब बात है। और ना मंडियों में ही सुदृढ़ ऐसी व्यवस्था है कि अगर बारिश आ जाती है तो गल्ले को कहां पर बारिश से बचा के रखाया जाए, कहीं ऊपर छत नहीं है वहां किसी के भी। तो ये किसान का दुर्भाग्य रहा है। बिल्कुल। दूसरा ये रतन जी मेरे जो साथ जुड़ चुके हैं, रतन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। रतन जी, सवाल देखिए, यू टर्न तो आपने लिया है और सराहनीय कदम मैं कहूंगी सरकार का कि इस बार सरकार ने ये समझा कि किसानों की समस्या जो है बिल्कुल वाजिब है और समस्या पर काम करना भी चाहिए। इसके लिए किसान भी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम जो उनकी फसल है वो बर्बाद होने से बच गई। लेकिन कुछ सवाल मेरे आपसे ज़रूर हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं को अभी मैंने देखा, हालिया तस्वीरें आंदोलन के दरमियान मेरे सामने आई, मंडियों के हालात बेहतर नहीं हैं। अगर शायद मंडियों में आपने व्यवस्था करी होती इनके धान को रखने की, अच्छे से सुरक्षित रखने की, तो शायद ये आपके फैसले को भी स्वीकार कर सकते थे। देखिए, मंडियों की सबसे पहले तो मेरा नाम रमन है, रतन नहीं है। जी रमन जी। दूसरी बात ये कि मंडियों की व्यवस्था पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन क्या वो उस स्तर की है जिस स्तर की मांगी जा रही है? शायद नहीं। और उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसके अंदर सुधारों की बहुत बड़ी जरूरत है। और वो जरूरत ये है कि इसका मॉडर्नाइजेशन भी बाकी है और इसके अंदर ट्रेड को बेहतर करने के लिए चीजों का भी जरूरी होना है। लेकिन क्या ये 2014 से पहले सब कुछ बेहतर था? ये एक सवाल बार बार उठता है जी। और उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि जी इस सरकार ने कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूँ आज के दिन में कि जिस प्रकार से वेदर पैटर्न हुआ है, इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। बारिशों के ऊपर सरकार का कंट्रोल तो नहीं है ना साहब। बारिश के ऊपर तो कुदरत का कंट्रोल है। जब ये ऊपर नीचे हुआ है सिस्टम, तो उसका जिम्मेवार सरकार नहीं है। लेकिन नमी के साथ जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, अगर फसल के अंदर नमी हो और उसको पैक कर दिया जाए, तो ये किसान नेता भी जानेंगे, जो किसान होंगे वो भी जानेंगे कि वो पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देगा, पूरा जो खरीद है उसको बर्बाद कर देगा। तो अब इसके ऊपर अगर आप अगाड़ी की फसल ले आते हैं तो फिर उसको सारा का सारा विषय जो है सरकार के ऊपर डाल देना उचित नहीं है। अगाड़ी की फसल के लिए ना सरकार और ना किसान दोनों ही किसी तरीके से भी, जिसको कहना चाहिए, कंट्रोल में रख सके चीज, ये नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है, सरकार ने ये देखते हुए कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन कदम लिया। मुख्यमंत्री हरियाणा भाग के गए और उन्होंने ये बात केंद्रीय मंत्री चौबे साहब से करी और उन्होंने आज से शुरू करवा दिया ये काम उठान का। लेकिन अब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, ये काम पंजाब के सीएम भी कर सकते थे, उन्होंने तो नहीं करा। लेकिन भत्सना करने के लिए, बुरा बोलने के लिए आज आके हरियाणा के सीएम के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ऐसा दोगलापन क्यों करते हैं? नहीं, चन्नी साहब ने भी कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। देखिए, चन्नी साहब का प्रधानमंत्री साहब से मिलना एक अलग विषय था। वो एग्रीकल्चर के विषय पे नहीं था। वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने समय मांगा था, उनको उस समय का समय मिला और वो आगे जाके उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भेंट करी। ये कोई विशेषता जो उठान की बात थी उसके लिए कोई नहीं था ये। ठीक है। मेरे साथ जो है शिवराज जी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे शिवराज जी आप, क्योंकि देखिए कांग्रेस की भी सरकार है पंजाब में, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस भाजपा अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन बदहाल व्यवस्था सबकी है। लेकिन इस समय जो किसानों का आक्रोश देखा जा रहा है वो मात्र भाजपा के लिए है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कांग्रेस के लिए हमने कभी ये नहीं कहा कि किसानों के लिए उसने काम किया। 60 साल उनका देश पे राज रहा। अगर वो किसानों के लिए, मैंने तो पहले ही कहा, जब से देश आजाद हुआ आज तक किसानों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।
साल हो गए। अब आगे कोई और सरकार आएगी तो वो कहेगी 10 साल उन्होंने राज भोग लिया। अगर गेंद को फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले में डालते रहेंगे, वो कांग्रेस के लिए कहते रहेंगे, कांग्रेस भाजपा के लिए कहती रहेगी, बीच में पिस कौन रहा है? इस वक्त किसान रहा है ना। अगर कांग्रेस किसानों के लिए काम करती तो आज सत्ता विहीन नहीं होती हर स्टेट में और केंद्र में। भाई भाजपा को देश का किसान बड़ी उम्मीद से लेकर के आया। जब माननीय मोदी जी ने ये कहा कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बेरोजगारी चरम पे चली गई, मेरी सरकार आएगी तो पहली उसमें देश के किसान को कर्ज मुक्त करूंगा। पहली मीटिंग में 60 साल से ऊपर किसान की मैं जो पेंशन वादे जो थे, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के लिए कहा, प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन जी को चिट्ठी लिखा कि इस देश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो गारंटी कानून होना चाहिए। उन्हें किसान की बहुत पीड़ा थी जब वो विपक्ष में थे। तो देश के किसान ने उम्मीद की कि भाई इनको सत्ता में लाना चाहिए, हो सकता है किसान का भला हो जाए। लेकिन किसान तो वहीं की वहीं खड़ा है, जहाँ कांग्रेस में खड़ा था वहीं भाजपा में खड़ा है। अब मेरे साथ ही ये बता दें, 7 साल तो इनको दे दिया, 3 साल इनके पास और हैं। देश का किसान कितनी साल इनको और दे? इनको 60 साल ही चाहिए और, या कितनी इनको 100 साल चाहिए देश के किसान की हालत सुधारने के लिए? क्या 7 साल काफी नहीं थे? रमन मलिक जी जवाब दीजिएगा। किसानों का कहना है कि आपकी बातों पर विश्वास करके ही सत्ता में आपको जो है बैठाया, उन्होंने काबिज करवाया, लेकिन आपके वादे सच्चे नहीं हुए, इससे नाराजगी का सामना आपको करना पड़ रहा है। देखिए, हाँ जी, मैं अभी इनका जो तिलिस्म बना रहे हैं वो तोड़ता हूँ। सबसे पहली बात किसान सम्मान निधि, उसके बाद किसानों को पेंशन दे रही है हरियाणा सरकार। आपको जान के हैरानी हो जाएगी साहब, और जरा जाके पढ़िएगा। हरियाणा विशेषता मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 साल लगभग हरियाणा की जो सरकार चली है, उसने चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, चाहे कोई और भी हो, अगर आज की डेट में मैं देखूं कुल हिसाब तो लगभग 11,000 करोड़ हरियाणा के किसानों को इस सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने दे चुकी है। अब मैं ये पूछता हूं कि जो इतने सालों का 2 रुपए का चेक जब आपको मिलता था कि जी फोटो कॉपी करानी महंगी पड़ जाती थी और चेक सस्ता होता था, उसका आपको पीड़ा नहीं है। आपको ये नहीं दिखता कि 11,000 करोड़ रुपया अलग अलग चीजों में किसानों को हरियाणा के मिला, कोई छोटी रकम नहीं है। अब मैं आपके सामने और चीजें रखता हूं। स्वामीनाथन जी ने अपने आप इस चीज को बोला, जो कि उन्होंने 9,000 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसको बार बार ये बोलते हैं, उसमें 201 व्यवस्थाएं बोली थी, उसमें से 200 व्यवस्थाएं इस सरकार ने देश भर में लागू करी हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकार आपकी इंश्योरेंस का पैसा देती है, आपको बिजली सब्सिडाइज मिलती है, कहीं पे 0 पे मिलती है, आपको बीज सब्सिडाइज मिलता है, आपको उर्वरक सब्सिडाइज मिलते हैं, आपकी खरीद के लिए बाजार ना टूटे इसलिए एमएसपी की पूरी व्यवस्था है, और एमएसपी पे बार बार खरीदा जाता है, और ऊंचे एमएसपी पे हर बारी की एमएसपी ऊंची होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, किसी और व्यवसाय को इस देश के अंदर इस प्रकार का प्रोटेक्शनिज्म मिला है? कहीं पे आप देखेंगे कि 1,90,000 करोड़ से ऊपर किसान सम्मान निधि में दे दिया हुआ है। और जिस सरकार के लिए, या जिस यूपीए के लिए, या जिस कांग्रेस के इशारों पे बहुत सारे इनके नेता चलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, पंजाब में 90,000 करोड़ का वादा करा गया था, 30,000 करोड़ के करीब का कर माफ करा हुआ है, बाकी 60,000 करोड़ अभी वापस कर नहीं करा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा उसके लिए क्या? हर साल राजस्थान के अंदर बाजरे के किसान को लगभग हरियाणा से तुलना करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी बहुत मजेदार बात ये हो रही है कि इसको बाजरे के लिए हमने जब भावांतर भरपाई में डाला, क्योंकि हरियाणा अकेला प्रदेश है जो अपने आप अपने किसानों का खरीदता है बाजरा। ये जो बाजरा है राजस्थान से जब आके बिकता है यहाँ पे, उससे बचाने के लिए कि जी हमारे प्रदेश के जो किसान है उनको पैदा मिले अधिकार,
तो हमने उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर कराइए, भावांतर आपको 600 रुपए का मिलेगा। मार्केट में आप लगभग 1600 रुपए का तो खुला बिकता ही है। हर साल सरकार 650-700 रुपए करोड़ रुपए का नुकसान उठाती थी उसको लेकर बाद में बेचने के लिए। ऐसी प्रोटेक्शनिज्म और कौन से सरकार ने आपको करके दी? 40 साल तक जिन टेलों पे पानी नहीं आया उन पे पानी पहुंचाया। बिजली जहां 2 घंटे आती थी वहां 18 घंटे पहुंचाई। जहां पे आपको लोग तंग करते थे गिरदावरी के लिए वहां ड्रोन से गिरदावरी करवाई। आप बताइए कौन सी जगह ये सरकार आपके साथ नहीं खड़ी हुई? ठीक है, जवाब दीजिएगा शिवराज जी। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जब से देश आजाद हुआ है और आज तक हरियाणा और पंजाब को कोई भी सरकार रही हो, दलती बदलती रही है, हमेशा कृषि में और स्टेटों की मुताबिक अच्छी सुविधा मिली है। हाँ जी। बिजली भी सस्ती मिली है और उत्तम क्वालिटी के बीज भी मिले हैं और जो फसल खरीद का सिस्टम है ये प्राइवेट आढ़तियों के द्वारा सरकारी खरीद करवा लेते हैं और लगभग 90% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। वो पूरे देश में सिर्फ 2 स्टेटों में है, हरियाणा और पंजाब जी। उसी हिसाब से हरियाणा और पंजाब का किसान सक्षम भी है, लेकिन जो और पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि मैं तो केंद्र सरकार पे मोदी जी के लिए कह रहा हूं, मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश की बिजली के रेट देख लो और आप हरियाणा के और पंजाब के विद्युत के रेट देख लो। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बाजरे की, मक्का की, हर फसल की लुटाई होती है और उत्तर प्रदेश में भी लुटाई होती है। क्योंकि और स्टेटों में जो सरकारी खरीद केंद्र हैं वो 250, 300, 500 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां प्राइवेट आढ़तियों के द्वारा सरकारी खरीद नहीं होती। इस बात के लिए तो हम आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, हरियाणा और पंजाब सक्षम प्रांत रहे हैं। वहां सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, इनेलो की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, शुरू से ही उन्हें देश आजाद होने से अच्छी सुविधा मिलती रही है। यही कारण रहा है कि हरियाणा और पंजाब का किसान कहीं पे और 11,000 करोड़ 7 साल में मिला है किसानों को। अरे भाई सुन तो, भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, पूरी बात सुनी। आप जो किसान सम्मान निधि की जो बात करते हैं, जो 6,000 रुपया 1 साल में मिलता है, मुझे लग रहा है विधायक और सांसदों के जो बूट पॉलिश है, वो एक बार की बूट पॉलिश या सेब मात्र 2,000 में उनकी बनती है। 2,000 में बूट पॉलिश होती है और 2,000 में उनकी सेब होती है और 2,000 में उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो वो प्रेस व्रेस है वो होती है। तो 6,000 रुपए उनके अपने सेविंग में और कपड़ों में और बूट पॉलिश में खर्च हो जाते हैं। मैं देश से एक अनुरोध करूंगा, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, ये जो देश का आधा खजाना लूट लेते हैं वेतन में, भत्ता में और पेंशन में, क्योंकि ये नौकरी करने के लिए नहीं आते, ये वोट लेते हैं और सेवा के लिए आते हैं। हाँ। ये जीत के जाते हैं, तो इनको पेंशन किस आधार से मिलती है, इनको भत्ता किस आधार से मिलता है, इनको तनख्वाह क्यों दी जाती है, इनका कोई जाती, तो ये कोई नौकर तो है नहीं देश के। अगर इनको नौकर कह दिया जाए, किसी भी विधायक या सांसद को तुम हमारा नौकर हो, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कह दिया जाए तुम जनता के नौकर हो, तो कितना बुरा लगेगा। तो भाई तनख्वाह क्यों लेते हैं ये? तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री देश का, प्रदेश का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होता है, तो ये तनख्वाह किस हिसाब से इनकी तनख्वाह है भाई? इनकी तनख्वाह होनी चाहिए। नहीं, इनकी तनख्वाह की बात नहीं शिवराज जी, इनको क्या भत्ता मिलता है या इनको क्या पेंशन मिलती है वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ मुद्दा ये है कि किसानों के लिए राहत दी गई है। ये सच है कि किसानों को प्रयास किया गया हर स्तर पर राहत देने की। देश का पूरा टैक्स का पैसा तो यही खाए जा रहे हैं, किसानों को सुविधा मिलेगी कहां से? ये देश बड़े सरमाएदारों के लिए, बड़े राजनेताओं के लिए, बड़े अफसरों के लिए सिर्फ ये 3 हैं जो देश में बोझ ले रहे हैं। नहीं तो मैं मतलब शिवराज जी आपकी बात का ये समझूं, आपका अगर बात का मैं एक पर्याय निकालूं तो वो ये है कि आप पंजाब हरियाणा के मात्र किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश बिहार के किसान भी आते हैं। रमन मलिक जी, देखिए, सबसे पहली बात, जिन लोगों के लिए ये बात कर रहे हैं
आपकी अपनी जमीन, उसका जमीन का भाव बढ़ता है, आपको एप्रिसिएशन मिलती है, आपको सरकार सब्सिडाइज करती है आपके व्यवसाय में। जिन लोगों की आप बात करते हैं वो इतने साल लग के अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च करके फिर आगे बढ़ते हैं, और जो उन्हें मिलता है वो इतना नहीं है कि हाँ भैया उनको बहुत फायदा हो जाता है, उनके लिए वो भी नुकसान है। कई बार प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो अपनी तनख्वाहें दे देते हैं, कई बार चीजें होती है तो वो अपनी तनख्वाहें दे देते हैं, कई बार किसी कॉज में आधी तनख्वाह लगा देते हैं। अब प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, वो जहाँ इतने हजारों करोड़ रुपया खर्च होता था एक प्रधानमंत्री की यात्रा पे, आप याद करें कि पत्रकारों का कितना बड़ा हजूम जाता था, लोगों का कितना बड़ा हजूम जाता था। आज प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो बोलते हैं जी मैं तो अपने नाश्ता पानी अपने पैसों से करूंगा, जिसने करना है कर ले। तो ये फर्क भी आया। कैंटीन जो इतनी सस्ती चलती थी लोकसभा में, उसको महंगा करा गया। पहले की सरकारों से कम दुगनी हो चुकी हुई है, अभी और बढ़ेगी। अब बात आ जाइए, आप हरियाणा और पंजाब और दूसरे जो राज्य बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करता हूं, और जिस चीज का आपको जवाब देना चाहिए कि क्या इस सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा सबका जो गरीबों का कराया वो गलत था? छोटे मझोले किसानों के लिए जो फायदे की बात है या नहीं है? जो उनको ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा है कि आप इसकी बजाय ये लगा दीजिए और उसके साथ आपको एक अलग से एक जिसे कहना चाहिए प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी आपके सामने। आप बार बार हर चीज की बात करते हैं, आप ये बात नहीं करेंगे कि इस देश के अंदर एफसीआई कब से थी, उसमें भंडारण की कितनी आवश्यकता थी, कैसी थी, और उसकी जगह क्या है। मैं आपको याद कराता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला अदानी का सेल ऑफ जो है भंडारण व्यवस्था, उस समय के मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगवाया था, और वो जो भंडारण का सेल ऑफ था वो पहला वहां पे लगा था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अदानी अंबानी और दूसरी चीजें बोलते हैं, ये कोई 2014 में तो नहीं पैदा हुए अदानी अंबानी? ठीक है। तो ये जो पैदा हुए, तो इसको पैदा करने वाला कौन, उसके लिए आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, समय मेरे पास समाप्त हो गया है, समय मेरे पास समाप्त हो गया। धन्यवाद रमन मलिक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, किसान नेता का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं, सरकार ने यकीन बहुत अच्छा फैसला लिया है, किसानों को बड़ी राहत हुई है। आगे भी अगर इसी तरीके से सामंजस्य बना करके फैसले लेते रहें तो एक बेहतर ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा।